सबको प्रणाम। चले जी, सीए फाउंडेशन के लॉ में आज हम लोग रिवीजन करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का। चले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का अर्थ है ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसको आप नेगोशिएट यानी कि ट्रांसफर कर सको, और इंस्ट्रूमेंट यानी लीगली रिटन डॉक्यूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शब्द के अर्थ को अगर लगाएं तो देखा जाए तो बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। भाई जमीन के कागज भी नेगोशिएट कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन वो नेगोशिएशन में और इस नेगोशिएशन में अंतर है। ऐसे तो बिल ऑफ लाइडिंग वगैरह जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो लोग भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, देखा जाए तो वो भी नेगोशिएट होता है। लेकिन इस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिए। कौन कौन से? चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रणाम चाहत, चल बेटा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is an instrument which is freely negotiable from one person to another, या तो सिर्फ डिलीवरी करने से, मियर यानी सिर्फ डिलीवरी करने से, या फिर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करने से। इंडोर्समेंट मतलब पीछे साइन करो और उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसको देना चाहते हो और फिर उसको डिलीवर करो, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सिर्फ डिलीवरी यानी दे देने मात्र से नेगोशिएट हो जाते हैं। चलो, इस एक्ट ने कहीं भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शब्द को तो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन सेक्शन 13 में ये जरूर लिखा हुआ है कि 3 ही काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। अब वो भी या तो ऑर्डर होगा या बेरर। एक पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट होगा या साइन करने पर ही, इंडोर्स करके ही नेगोशिएट हो पाएगा तो ऑर्डर है, और जिसको हाथ में आ जाएगा वो होल्डर हो जाएगा। जिसके हाथ में आ गया बेयर करने से वही होल्डर हो जाएगा और उसको पैसा लेने का राइट आ जाएगा, तो समझ लो वो बेरर है। ठीक, इसके अलावा देखा जाए तो अगर नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट इन 2 शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ें तो जो ट्रांसफर हो सकता हो ऐसा डॉक्यूमेंट, तो फिर तो भैया हुंडी, ट्रेजरी बिल, बेरर डिवेंचर, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, बिल ऑफ लाइडिंग वगैरह, ये सब भी देखा जाए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही हैं, बिजनेस के कस्टम यानी कि रीति रिवाज के हिसाब से। यूसेज मतलब जो चलन है, जो प्रैक्टिस है बिजनेस की। लेकिन फिर भी इस एक्ट में 3 ही इंस्ट्रूमेंट्स को लिया है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, जैसे अच्छा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बिल के हैं, प्रॉमिसरी नोट के हैं, चेक के हैं, कि तीनों के हैं? ये तीनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर इनके अलग अलग सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेंगे। पहले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, सबसे पहले तो राइटिंग में होना चाहिए। ओरल कैसे इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट का अर्थ ही रिटन डॉक्यूमेंट, तो राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर साइन होना चाहिए, साइन करने के बाद जो एनफोर्सेबिलिटी क्रिएट होती है लीगल। तीसरा, 1% टू अनदर पर्सन को वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। अगर आप उस पर लिख दो कि ये इंस्ट्रूमेंट आपको दे रहा हूँ, किसी और को मत ट्रांसफर करना, तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही कहाँ है? वो तो 1 पर्सन का सेकंड पर्सन के साथ एक प्रकार का 1-on-1 कॉन्ट्रैक्ट है बस, इसमें एक ने दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे को चुकाऊंगा और ये तू किसी और को आगे मत दे देना है कागज। तो फिर तो नॉर्मल लोन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चला जाएगा। वो तो नेगोशिएबल में तब रहे जब वो फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक, 3 पॉइंट। तो जो होल्डर होता है उसका टाइटल डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। होल्डर मतलब पेई, जिसका नाम लिखा है पेमेंट मिलने वाले की जगह पे। किसको पेमेंट मिलेगा? रामलाल को। रामलाल क्या हो गया? पेई। श्यामलाल ने प्रॉमिस किया है कि मैं रामलाल को पेमेंट करूंगा, तो पेई कौन? श्यामलाल ने प्रॉमिस किया है कि रामलाल को करूंगा, तो श्यामलाल पे करेगा, पेयर, और रामलाल को करूंगा यानी रामलाल पेई। पेई यानी कि होल्डर, पेई यानी कि होल्डर। और अगर वो किसी और के नाम पे साइन करके उसको दे दे तो अब वो वाला व्यक्ति हो गया होल्डर। तो होल्डर बदल सकते हैं बार बार, एक होल्डर का नाम तो फ्रंट पे लिखा रहेगा, ठीक, उसके बाद वो जितने चाहे उतने लोगों को ट्रांसफर एक के बाद एक कर सकते हैं हर पार्टी। तो जिसके हाथ में सबसे अंत में आएगा उसको भी क्या बोलेंगे? होल्डर या पेई। यश प्रणाम बेटा। चल, अच्छा, जब तक कि उसका पेमेंट सेटिस्फेक्शन मतलब मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती है तब तक उसको आप n नंबर ऑफ टाइम्स नेगोशिएट कर सकते हो। पीछे की जगह कम पड़ जाए अगर चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के, एक प्लेन स्लिप ऑफ पेपर लगा के उसके ऊपर भी नेगोशिएशन इंडोर्समेंट कर सकते हो। उसको बोलते हैं अलोंग, ALLONG, अलोंग। वो जो प्लेन स्लिप ऑफ पेपर आप लगाते हो, पढ़ाया था ना? अच्छा, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में या तो एक ऑर्डर होगा या एक प्रॉमिस होगा। प्रॉमिसरी नोट हुआ तो प्रॉमिस होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ तो ऑर्डर होगा। लेकिन वो प्रॉमिस या ऑर्डर जो होगा वो अनकंडीशनल होगा, कंडीशनल। और यहाँ कंडीशनल शब्द का अर्थ क्या है? अनकंडीशनल का अर्थ क्या है? सर्टन। मतलब अगर इंडिया जीत गई तो मैं तुझे 3 लाख रुपए देने का वचन देता हूँ, प्रॉमिसरी नोट। ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल है। क्यों? क्योंकि ये कंटिंजेंट है यानी कि अनसर्टन है।
अनकंडीशनल यानी कि सर्टन होना चाहिए। ठीक, इतना ही नहीं, उसके ऊपर जो अमाउंट है वो भी सर्टन होना चाहिए। पे जिसको पेमेंट करना है वो भी सर्टन होना चाहिए, और टाइम ऑफ पेमेंट कब करेंगे ये भी सर्टन होना चाहिए। और इतना ही नहीं, डिलीवर करना जरूरी है। सिर्फ ड्रॉ करके जेब में रख लेने से इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता, नहीं कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है। मैंने एक प्रोमिसरी नोट लिखा, आई प्रॉमिस टू पे राज ₹50,000 आफ्टर 6 months, और ये जेब में रख लिया अपने, और राज को दिया ही नहीं कभी भी, मेरी जेब में ही रखा है। इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे, और ना ही इससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए क्या जरूरी है? डिलीवरी जरूरी है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। अब प्रॉमिसरी नोट पे आओ, जल्दी से देखना, अपन कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है। प्रॉमिसरी नोट का प्रॉमिस करने वाला मेकर कहलाता है, और जिसको प्रॉमिस कर रहा हूं कि पेमेंट करूंगा वो पेई कहलाता है। यहाँ पर मेकर डेटर होता है और पेई क्रेडिटर होता है। ठीक, बिल ऑफ एक्सचेंज में उल्टा है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉअर है वो क्रेडिटर होता है, जो ड्रॉई है वो डेटर होता है, और ड्रॉअर ने जिसका नाम लिखा है पेई, ये वो व्यक्ति है जिसको पेमेंट मिलेगा। और ये जो पेई है, ये जो पेई है, ये ड्रॉअर खुद भी हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि मुझे धवल से 10 लाख रुपए लेना है, मुझे लेना बनता है, तो मैंने एक काम करा, यहाँ साइन कर दी सौरभ और लिख दिया पे टू प्रणव पारिक ₹10 लाख, और ये किस पे ड्रॉ कर दिया मैंने? धवल पे। धवल को भेजा, धवल ने इस पे साइन कर दी। तो सौरभ ने ऑर्डर दिया है धवल को कि प्रणव पारिक को 10 लाख रुपए दे देना। तो प्रणव पारिक कौन? सौरभ का क्रेडिटर। और सौरभ कौन? धवल का क्रेडिटर। मतलब धवल किसका डेटर? सौरभ का। और सौरभ किसका डेटर? प्रणव का। तो एक डेटर ने अपने क्रेडिटर को पैसा चुकाने के लिए अपने डेटर को ऑर्डर दे दिया कि तो उसको चुका देना, तो तीनों की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। प्रणव की तो लायबिलिटी है नहीं, प्रणव को तो पैसे मिल जाएंगे, मेरी जो प्रणव के प्रति लायबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी, धवल की जो लायबिलिटी मेरे प्रति थी वो खत्म हो जाएगी, और सब एक बार पेमेंट होगा और बहुत सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी। समझ में आ गया? तो यहां पर मैं कौन हूं? हम दोनों में मैं कौन हूं? हम दोनों में मैं कौन हूं? हम दोनों में ड्रॉ करने वाला सौरभ क्रेडिटर है, जिसपे ड्रॉ किया है ड्रॉई धवल डेटर है, और जिसका नाम लिखा है प्रणव का वो पेई है। पेई कौन? पेई कौन? ड्रॉअर्स क्रेडिटर। ड्रॉअर्स क्रेडिटर, बराबर। बहुत बढ़िया, मजे की बात। अगर मेरा कोई क्रेडिटर ही ना हो तो मेरे को किसी को नहीं देना है, मेरे को सिर्फ लेना है धवल से, तो क्या सौरभ अपने नाम पे भी बिल लिख सकता है? पे टू मी माई सेल्फ। हाँ, तो क्या ड्रॉअर और पेई एक भी हो सकते हैं? हाँ, ड्रॉअर और पेई एक भी हो सकते हैं। ये किसका खेल हो गया? ऑर्डर। ऑर्डर किस में होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। जबकि प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कौन करता है हमेशा? कृष्णा प्रणाम बेटा। प्रॉमिस कौन करता है? डेटर क्रेडिटर से। तो आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे कि मैं आपको इतनी तारीख को इतना पेमेंट कर दूंगा। कमजोर आदमी, नीचे वाला आदमी ऊपर वाले को जिससे पैसा उधार लेके इंडेटेड हूं, मैं कर्जदार हूं, उसको ही प्रॉमिस करूंगा ना। ठीक। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मैंने राज से 300 रुपए उधार ले रखे हैं, ये कागज पे साइन करके दे दिया, इसको प्रॉमिसरी नोट बोलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपने ये तो एक्नॉलेज किया, एडमिट किया, स्वीकार किया कि आपने पैसे उधार ले रखे हैं, पर पे करोगे इसकी तो कोई भावना ही नजर नहीं आ रही है। तो जब तक पे करने की भावना नजर नहीं आए तब तक उसको प्रॉमिसरी नोट नहीं बोलते। आई ओ राज ₹50,000, ये प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है? नहीं है। आई ओ राज ₹50,000 टू बी पेड आफ्टर 3 months। इसमें पे, कुछ ना कुछ पे करने की भावना है कि नहीं नजर? आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू राज, प्रॉमिसरी नोट। आई अंडरटेक टू पे राज 50,000। हाँ, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम राज विच विल बी पेड ऑन 3rd July। पे, कुछ ना कुछ पे करने की भावना तो नजर आए तो समझ में आए कि यहाँ पर पेमेंट करने का प्रॉमिस है। पकड़ कर लोगे? और सुनो, आई प्रॉमिस टू पे राज ₹50,000 आफ्टर 3 months इफ इंडिया विन्स द वर्ल्ड कप फाइनल। ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं। क्यों? बाकी सारे एलिमेंट तो है लेकिन अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशनल हो गया। और कंडीशन मतलब क्या?
सर्टन, कंटिजेंसी नहीं होना, सर्टेनिटी होना। लेकिन आई प्रॉमिस टू पे राज ₹50,000 इफ सन राइजेज इन द ईस्ट, क्यों है? वैलिड प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है? नहीं है, क्यों? गलत, ये कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल ही है, वैलिड है, सर्टन है, क्योंकि सूरज पूरब में उगता है। इफ सन राइजेज इन द ईस्ट, और वो बारिश के बाद तो भी सूरज पूरब में उगेगा। सूरज उगता है, सूरज ने कभी अपनी ड्यूटी नहीं कि भाई आज मैं थक गया, आज नहीं उगा भाई, आज रहने दो, आज नींद ज्यादा आ रही मेरे को, देर से सोया था, ऐसा नहीं होता भाई। सूरज उगता है पर आगे बादल रहते इसलिए दिख नहीं पाता है, फिर भी मालूम तो पड़ जाता है कि उगा हुआ है। बादलों के पीछे से भी सूरज की चमक नहीं छुपती, क्योंकि सूरज ना हो तो अंधेरा नहीं हो जाएगा। मालूम तो पड़ता ही ना कि दिन रात हो रहे हैं, तो सूरज तो उगता है भैया। खैर, बात समझ में आएगी? देखो इसमें इतने समय तो इंस्टीट्यूट निपटा देगा। एनीथिंग जो ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस के हिसाब से सर्टन हो, जो एनीथिंग जो ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस के हिसाब से अनसर्टन ना हो, सर्टन हो, वो क्या है? वो अनकंडीशनली है, उसको कोई कंटिजेंट नहीं बोलते हैं। वैलिड है ना? कहां बोला इनवैलिड? ये तो छोड़ो। आई प्रॉमिस टू पे राज ₹50,000 3 days आफ्टर मिस्टर एक्स की डेथ, ये भी वैलिड, क्योंकि मिस्टर एक्स की डेथ होगी कभी ना कभी, सर्टन है, ह्यूमन एक्सपीरियंस। हर ह्यूमन का यही एक्सपीरियंस है कि जो आया है वो जाएगा, और वो जाएगा तो उसके बाद जाने के बाद तीसरा दिन भी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई मरे और उसके बाद तीसरा दिन ना आए, तीसरा तो वैसे भी होएगा ही ना। बेटा देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होता है ना, आया। लेकिन इसमें अगर मैं ये कह दूं आई प्रॉमिस टू पे राज ₹50,000 इफ मिस्टर एक्स डाइज बिफोर मिस्टर वाई, तो ये कंटिन्यूस। अच्छा, इस ये कोई नहीं जानता कि एक्स मरेगा पहले कि वाई मरेगा। आप सिर्फ इतना बोलते कि मिस्टर एक्स के मरने के 15 दिन बाद दूंगा, तो एक्स का मरना सर्टन है। लेकिन अगर आपने साथ में जोड़ दिया कि एक्स मिस्टर वाई के पहले मरे, तो अब ये तो अनसर्टन हो गया ना कि मिस्टर एक्स पहले मरेंगे कि मिस्टर वाई पहले मरेंगे। बोलो हाँ। मोबाइल उठा के फेंक दूंगा निखिल तेरा में। आया समझ में? हाँ, चल, मोबाइल ही चलाना है तो फिर क्या मतलब, प्रेम भाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ, तो बताइए, ऐसे बच्चों को डांटना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, और एक खास बात, अभी ऊपर क्या बोला था कि कोई सा भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर भी हो सकता है और बेरर भी हो सकता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट थोड़ा सा अलग जा रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो बोलता है कि प्रोमिसरी नोट ऑर्डर भी हो सकता है और बेरर भी। सेक्शन 4 बोलता है कि प्रोमिसरी नोट बेरर भी हो सकता है, लेकिन आरबीआई एक्ट बोलता है कि बेरर के नाम पे प्रोमिसरी नोट भारत में आरबीआई के अलावा और कोई जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो करेंसी नोट के बराबर हो जाएगा। फिर तो बोले ठीक है, फिर इसका मतलब सेक्शन 4 के हिसाब से प्रोमिसरी नोट जो है वो ऑर्डर को या बेरर को, दोनों को जारी हो सकता है। लेकिन नीचे उन्होंने क्लैरिटी दे दी है, यहाँ पे दिया है एक जगह, गिरा। A promissory note cannot be made payable to bearer, कहाँ लिखा है? सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ओनली रिजर्व बैंक और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक और इशू अ promissory note payable to bearer, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? करेंसी नोट्स। निकाल के देख लो, आपकी जेब में नोट हो तो लाए हो क्या? लाओ जमा करो। मजाक कर, देखो 100 बार देखा होगा जिंदगी में, याद नहीं रखते हो। हाँ, क्या लिखा है नोट पे? पढ़ पढ़ पढ़, लिखा हुआ पढ़ अंदर। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ 100 रुपीज, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और नीचे आरबीआई गवर्नर की साइन है, यही तो प्रॉमिसरी नोट है, उसमें भी तो प्रॉमिस ही है। आज देखा पहली बार? हजारों बार देखे जिंदगी में, नोट नहीं देखा तो क्या मतलब यार?
नोट छापना हो जिंदगी में, जो कमाना हो, तो नोट की तो बात पता होनी चाहिए। जया चौहान प्रणाम बेटा। हाँ जी, समझ में आया? तो ये प्रोमिसरी नोट किसके नाम पे है? बेरर के नाम पे। और ये आरबीआई ने जारी किया है। अब आरबीआई के अलावा अगर और कोई जारी करेगा तो वो तो करेंसी नोट बन जाएगा, फिर पैरेलल करेंसी हो जाएगी देश में। बोलो हाँ। इसलिए आरबीआई के अलावा कोई भी प्रोमिसरी नोट बेरर के नाम पे इशू नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। आगे, प्रॉमिसरी नोट में पार्टीज कितनी होती है? प्रॉमिस करने वाला मेकर, जिसको प्रॉमिस किया है वो पे, दो पार्टीज मेकर और पे। डेटर मेकर है, क्रेडिटर पे है। ठीक, अगर वो किसी और को इंडोर्स कर दे तो इंडोर्स ही पे हो जाएगा और होल्डर हो जाएगा। फिर उसने किसी और को कर दिया हो तो वो इंडोर्स ही पे हो जाएगा, यानी कि होल्डर हो जाएगा। और ऐसा जब तक आप मैच्योरिटी डेट नहीं आती तब तक जितनी बार चाहे उतनी बार इंडोर्स या नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक, राइटिंग में होना चाहिए। अब ये तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक तरीके से। प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, अमाउंट, पार्टीज वगैरह सब कुछ। अनकंडीशनल होना चाहिए, पार्टीज की साइंड होना चाहिए। कौन करेगा? एक ही पार्टी, मेकर साइन करेगा। इसमें मनी लिखा होना चाहिए। मैं 10 किलो आम देने का वचन देता हूं, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। क्या चाहिए? मनी। फिर प्रॉमिस में जो मनी हो वो मनी कैसा हो? सर्टन हो। कुछ मनी, एनी मनी जो अपने बीच में ड्यू हो जाएगा, जितने की भी ट्रांजेक्शन वैल्यू उस समय होगी अपन देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अमाउंट शुड बी सर्टन। ठीक, हाँ ये जरूरी कि आप सिंपल इंटरेस्ट वगैरह का फॉर्मूला डाल सकते हो। 500 रुपीज प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो उसमें फाइनल अमाउंट कितने का आएगा अभी सर्टन नहीं, लेकिन आगे केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन तो है ना। या तो सर्टन हो या केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन होना चाहिए। और आखिरी में स्टैम्प ड्यूटी पे करना भी जरूरी है। स्टैम्प ड्यूटी किसको बोलते हैं? सरकार का टैक्स, किसी भी कागज को वैलिड मानने के लिए कोर्ट में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो, इन दोनों पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना जरूरी है। बोलो आया क्या? फटाफट से बोलो। 1 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज हो गए? समझ में आ गए अच्छे से पूरे? 7 पेज अपन करेंगे आज, 7 पेज का रिवीजन ऑलमोस्ट। टोटल 14 पेजेस का चैप्टर है क्या? चेक करो। 13। तो 7 आज करते हैं, 6 कल करते हैं, है ना? आया? देखो आया कि नहीं बेटा समझ में? पक्का? धवल, अगला। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको, पूरा का पूरा हिसाब किताब। कितनी पार्टीज होती हैं? 3, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ऑर्डर्स आर ड्रॉन, प्रॉमिसेस आर मेड, है ना? तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉअर जो ऑर्डर जारी कर रहा है, इशू कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, किस पे? रामलाल पे। ए भाई पेमेंट कर देना। किसको? श्यामलाल पे। तो राधे श्याम ने रामलाल को ऑर्डर दिया कि श्यामलाल को पेमेंट कर देना। तो रिश्ता क्या है? जल्दी बोलो, कितने क्रेडिटर है कितने डेटर है? एक बात बताना, 2 माँ और 2 बेटियां 3 थाली में खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? हाँ, पूछो कैसे? ये ग्रैंड मदर, मदर और डॉटर। तो जो ग्रैंड मदर है मतलब नानी, वो मदर है। जो मदर है वो डॉटर भी तो है ग्रैंड मदर की, और डॉटर की मदर है। तो 2 माँ हो गई, ग्रैंड मदर और मदर, और 2 डॉटर हो गई, डॉटर और ग्रैंड डॉटर। तो 2 माँ और 2 बेटियां मिलके 3 थाली में तो खाना खाएगी अपनी अपनी। बोलो हाँ। तो उसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 डेटर और 2 क्रेडिटर होते हैं, किस्सा खत्म। ये नया तरीका। 2 डेटर और 2 क्रेडिटर होते हैं, लेकिन पार्टीज फिर भी 3 होती है। जैसे 2 माँ 2 बेटियां फिर भी थाली 3 होती है, वैसे ही 2 डेटर 2 क्रेडिटर लेकिन फिर भी पार्टीज 3 होती है। पूछो कैसे? भाई क्रेडिटर ने अपने डेटर को आदेश दिया है कि तू मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर दे। तो मैं मेरे क्रेडिटर का तो डेटर हूं, लेकिन मेरे डेटर का क्रेडिटर हूं। तो यहां पर भी देखो, एक माँ जो है वो 2 रोल निभा रही है। वो माँ की तो बेटी है और बेटी की माँ है, लेकिन ये सिर्फ माँ ही माँ है। इसकी माँ तो बहुत साल पहले चली गई। और ये सिर्फ बेटी बेटी है, इसकी अभी कोई बेटी नहीं हुई है। बोलो हाँ। तो दोनों का रोल कौन निभा रहा है? बीच वाला। बस यहाँ पर ये व्यक्ति दोनों रोल निभा रहा है। एक का क्रेडिटर होने का रोल निभा रहा है और दूसरे का डेटर होने का रोल निभा रहा है। आया? और वो कौन है जिसको मिलेगा ही मिलेगा? ये। वो कौन है जिसको देना ही देना है? ये। वो कौन है जिसको मिल भी रहा है और दे भी रहा है? ये। क्या मिल रहा है? पेमेंट किससे? अपने डेटर से। और किसको दे रहा है? अपने क्रेडिटर।
तो मैं तुझसे लूंगा और इसको दूंगा, इसकी जगह मैंने तेरे को आदेश दिया कि उसको दे देना, बस ये बिल ऑफ एक्सचेंज का खेल है। मजा आया? अच्छा, एकदम शार्प। मेरे खुद को मजा आया, एग्जाम्पल पहली बार देंगे, दो माँ दो बेटियां। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है कि बेरर होता है? दोनों हो सकता है। प्रोमिसरी नोट बेरर नहीं होता कभी भी, पर बिल ऑफ एक्सचेंज वो तो ऑर्डर बेरर दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक छोटा सा चक्कर है, पूछो क्या? बेरर और डिमांड दोनों एक साथ हो ये नहीं चलेगा। ऑर्डर के साथ टाइम हो, बेरर के साथ टाइम हो, ऑर्डर के साथ डिमांड हो, चलेगा। बेरर और डिमांड दोनों एक साथ हो ये नहीं चलेगा। आगे आएगा, चिंता मत करो। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में क्या होगा ये बता दो। ऑर्डर प्रॉमिस नोट की लैंग्वेज में प्रॉमिस होगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में ऑर्डर होगा। क्यों ऑर्डर होगा लैंग्वेज में? क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति दूसरे को आदेश दे रहा है ना कि उसको पेमेंट कर देना, ऊंची पोजीशन वाला नीचे पोजीशन वाले को, जबकि वहां क्या होता है, नीचे वाला ऊपर वाले को प्रॉमिस करता है कि मैं। अच्छा, इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस का भी फंडा है। अगर ऑर्डर दिया है मेरे को मेरे क्रेडिटर ने कि पेमेंट कर देना, तो मुझे उसको साइन करके बताना पड़ेगा ना, ओके योर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड। इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस का भी फंडा है। बहुत बढ़िया, ये इसका एक स्पेसिमेन बना रखा है। अच्छा, या तो आप लिखोगे पे टू राज ओनली, या लिखोगे पे टू राज और बेरर, या आप लिखोगे पे टू राज और ऑर्डर। अगर लिखा है पे टू राज ओनली, मतलब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर। अगर आपने लिखा है पे टू राज और ऑर्डर, तो भी ऑर्डर। और अगर आपने लिखा है पे टू राज और बेरर, तो ये बेरर है। ठीक, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा है। इस यहाँ क्या लिखा है? पे टू मिस्टर वाई, और आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब पे टू मिस्टर वाई ओनली, ओनली। या अगर मैं लिख देता पे टू मिस्टर वाई और ऑर्डर, तो क्या होता? टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। या अगर लिखा होता मिस्टर वाई और बेरर, तो फिर बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर समझ में कैसे पढ़ते हैं? बहुत बढ़िया। तो तीन प्रकार से बना सकते हो, पर्सन ओनली, पर्सन और हिज ऑर्डर, या बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इन पार्टी से आप नाम देख लो। वाई को पेमेंट मिलेगा, वाई पे, एक्स ड्रॉर है, एक्स ने आदेश दिया है किसको? जेड को। मतलब एक्स ने जेड को आदेश दिया है कि तू मिस्टर वाई को पेमेंट कर देना। तो इसमें बीच वाली पार्टी कौन है? जो डेटर क्रेडिटर दोनों है, ड्रॉर। और ड्रॉर कौन है? एक्स। बहुत अच्छा। आदेश जारी कौन कर रहा है? एक्स। जब आप रिलेशनशिप में थे तब आपके ऊपर आदेश कौन जारी करता था? एक्स। और आप मानते थे हाँ बेबी, हाँ बेबी, ओके बेबी। अब समझ पड़ी कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ऑर्डर किसने जारी किया? एक्स। एक्स लड़की हो तो लड़की का एक्स, लड़का हो तो लड़के की एक्स। उसमें जेंडर न्यूट्रल लूं मैं। बोलो बात समझ में आई? हाँ, चलो मजाक की बात है। तो पार्टीज कौन? ड्रॉअर द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉई जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है कि तू पेमेंट करना, और पे जिसका नाम लिखा है जिसको पेमेंट प्राप्त होगा। या तो वो प्राप्त करेगा या वो आगे जिसका नाम लिख देगा उसको मिलेगा, अगर इंडोर्स करता है तो। लेकिन बीच में एक नया नाम और आ गया, कौन? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ये कौन भाई है यार नया? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मतलब, ध्यान से सुनना, इसी बिल को देखो आप, किसने किस पे ड्रॉ किया है? एक्स ने जेड पे कि वाई को पेमेंट कर देना। इसका मतलब एक्स ने पैसे किसको उधार दे रखे हैं? जेड को। और एक्स ने किससे उधार ले रखे हैं? वाई से। तो एक्स चाहता है कि मैंने तुझे दे रखे हैं तो तू इसको दे दे, लेकिन एक्स ने राज नाम के व्यक्ति को भी पैसे उधार दे रखे हैं। तो एक्स की जिंदगी में कितने डेटर हैं? दो, एक तो जेड और एक वाई। तो उसने नीचे लिख दिया, और इन केस ऑफ नीड मिस्टर राज, और उनका पता। इसका मतलब वो कितने कितने ड्रॉई हो गए? ड्रॉई 1 और ड्रॉई 2। क्यों ड्रॉई 2? मान लो ड्रॉई 1 के पास गए और ड्रॉई 1 ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं पेमेंट कर रहा, मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर? तो फिर उस केस में एक्स के पास मत जाना, अगला व्यक्ति जो है उसके पास चले जाना, क्योंकि एक्स को वैसे भी दो लोगों से लेना है। अगर ये दे दे तो ठीक, ये ना दे तो एक सेकंड व्यक्ति उसके पास चले जाना। तो सेकंड व्यक्ति के पास पहले जाएंगे, या उसके पास जब नीड यानी जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे? जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। और वो किसका रोल निभाएगा? ड्रॉई का।
वो एक्सेप्ट कर लेगा, और वो भी नहीं करे तो बिल डिसऑनर हो ही जाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर मैं ऐसे और लगा के एक और ड्रॉई का नाम लिख दूं, तो वो जो सेकंड वाला ड्रॉई है उसको क्या बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। पहले वाला मना कर दो, नीड यानी जरूरत आए, तो जरूरत पड़ने पे जिस ड्रॉई के पास जाना है उसका नाम पहले से ही अगर मेंशन कर रखा हो, उसको बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। आया मजा, है ना, बढ़िया, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, बहुत सही। पानी आ रहा है ना, पानी की आवाज नहीं आ रही बाहर से, अब रुक गया। चलो, बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, बोलो। पहला, सब वही है, कॉमन राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, प्रॉमिस नहीं, ऑर्डर। ऑर्डर भी कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल, कल बारिश हुई तो पेमेंट कर देना, नहीं नहीं, अनकंडीशनल, डेफिनेट, सर्टन। टाइम किसकी लगेगी इस पे, एकमात्र ड्रॉअर की। बाद में ड्रॉई की अगर करता है तो ठीक, नहीं करता है तो डिसऑनर, लेकिन ड्रॉअर के सिग्नेचर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। फिर पार्टीज कैसी होनी चाहिए, सर्टन होना चाहिए, ड्रॉअर ड्रॉई पे ही। और मजे की बात, ऑर्डर भी चलेगा, बेरर भी चलेगा, लेकिन बेरर और डिमांड दोनों एक साथ हुए तो नहीं चलेगा, ठीक, याद कर लो, आप बाद में बता दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड, मतलब पेएबल टू बेरर भी हो और ऑन डिमांड भी है, पेएबल टू बेरर भी है और पेएबल ऑन डिमांड भी है। ये बेरर और डिमांड दो दो चीजों पे पे हो रहा है, ये दो चीजें एक साथ नहीं चलेगी। बेरर हो प्लस टाइम हो चलेगा, ऑर्डर हो प्लस टाइम हो चलेगा, ऑर्डर हो प्लस डिमांड हो चलेगा, ये तीनों तो चलेंगे। बेरर और डिमांड एक साथ हो ये नहीं चलेगा। समझ में आ गई, मतलब कौन आएगा, या तो ये सर्टन हो, या कब आएगा ये सर्टन, या दोनों सर्टन हो, लेकिन दोनों ही अनसर्टन हो कि कौन आएगा और कब आएगा, तो फिर तो ये तो वही बैंक नोट हो गया, करेंसी नोट हो जाएगा ये तो। ऐसे तो अंबानी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज चला देगा मार्केट में, सारी बात समझ में। इसलिए पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर सर्टन होना चाहिए सब कुछ, अमाउंट वगैरह। ऑर्डर मनी को पे करने का होना चाहिए, 10 किलो आम दे देना, नहीं नहीं, मनी का ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर लिखा है आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में वो पैसे देने का होना चाहिए। और इस पे भी स्टैम्प ड्यूटी पे करना जरूरी है, किस पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना जरूरी है। आया क्या, स्टैम्प लगाना पड़ेगा ना, अभी जो प्रोमिसरी नोट में लगाते थे। अब आप देखो, अगला है चेक। चेक किससे मिलता जुलता है, प्रोमिसरी नोट से, बिल से, बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, क्योंकि इसमें भी तीन पार्टी रहती है, इसमें भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑर्डर देती है कि फलाने को पेमेंट कर दो। इसमें भी ड्रॉअर और पेई सेम व्यक्ति भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। सेल्फ का चेक हुआ अगर, तो ड्रॉअर और पेई एक ही है। या अगर मैंने प्रणव का नाम लिख दिया तो चेक का ड्रॉअर तो मैं हूँ, ड्रॉई एसबीआई और पेई प्रणव है, तो जो पेई है वो अलग व्यक्ति भी हो सकता है और खुद ड्रॉअर भी हो सकता है, ठीक। और वही मैंने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, मतलब बैंक मेरा क्रेडिट डेटर है और मैं क्रेडिटर हूँ, तो क्रेडिटर ने तो डेटर को आदेश दिया है कि तुम मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर देना। फर्क सिर्फ इतना सा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हम घर में कागज पे बनाते हैं सादे और स्टैम्प चिपकाते हैं, जबकि चेक बैंक से छपा छपाया चेक बुक आती है, उसको हम घर में नहीं बना सकते। लिख सकते हैं अंदर जो खाली जगह वहां पे हाथ से अमाउंट, पार्टी का नाम वगैरह क्रॉस कर दिया, साइन कर दी, है ना, डेट लिख दी, लेकिन फॉर्मेट बना बनाया वहां से आता है। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट तो सादे कागज पे घर पे बना सकते हैं अपने हिसाब से, और बाजार से स्टैम्प लाके चिपका सकते हैं, फिर भी वो वैलिड कागज है। या स्टैम्प पेपर खरीद के ले आओ, उसके ऊपर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ, बहुत अच्छा। अब चेक जो है, इसके लिए बैंक का खाता होना जरूरी, सबसे पहले करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, लेकिन कोई ना कोई खाता होना, क्योंकि बिल और प्रोमिसरी नोट में कोई बैंक खाता होना जरूरी नहीं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक और बिल के बीच में अंतर, वो ये है कि चेक हमेशा एक पर्टिकुलर बैंकर पे ड्रॉ किया जाएगा, जबकि बिल किसी पे भी ड्रॉ हो सकता है, बैंकर पे भी ड्रॉ हो सकता है और किसी नॉर्मल इंसान पे भी ड्रॉ हो सकता है। चेक का रिटायरिंग ऑफ चेक या डिस्काउंटिंग भी हो सकता है, सॉरी, बिल का रिटायरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो हो सकता है। चेक का कोई रिटायरिंग या डिस्काउंटिंग नहीं हो सकता है। और एक मेन डिफरेंस जो चेक का है बिल से, ये सब तो बता ही दिए, वो ये है कि चेक जो है वो ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड है, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, मतलब यूं कहो कि डिमांड के अलावा और किसी तरीके से, अदरवाइज यानी किसी और तरीके से, एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस किया है पेएबल ऑन डिमांड, अदरवाइज देन ऑन डिमांड वो पेएबल ही नहीं होता है। अदरवाइज देन ऑन डिमांड मतलब डिमांड के अलावा अदरवाइज किसी और तरीके से वो कभी पेएबल ही नहीं होता है, मतलब चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन
डिमांड, मतलब चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। फिर बोल रहा हूँ, चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो कुल कितने कॉम्बिनेशन थे बताओ मेरे को? ऑर्डर प्लस टाइम, बेरर प्लस टाइम, ऑर्डर प्लस डिमांड, बेरर प्लस डिमांड। ठीक, फटाफट से टेबल बनेगा। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब बताइएगा, प्रॉमिसरी नोट बेरर के नाम पे होता ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए। अभी मना किया था, आरबीआई करती है, तो जहां जहां बी है वहां क्रॉस लगा दूं। इस तरीके से बन ही नहीं सकता भारत में प्रॉमिसरी नोट, आरबीआई बनाएगी सिर्फ। ठीक। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज का बोला था कि बेरर तो बन सकता है, लेकिन बेरर और डिमांड जो एक साथ है वो वाला नहीं हो सकता, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये वाला नहीं हो सकता है। और चेक का बोल दिया कि डिमांड के अलावा और किसी तरीके से पे ही नहीं होता है, मतलब टाइम नहीं होगा कभी भी, इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो चेक में मैं जहां जहां टी है वो काट दूं, तो बाकी जितने बचे वो सब राइट है। ये बन गया टेबल छोटा सा, है ना शार्प? बिल ऑफ एक्सचेंज में बी डी एक साथ नहीं होते, प्रॉमिसरी नोट में बी नहीं होता, चेक में टी नहीं होता। जहां जहां टी है चेक आउट है, जहां जहां बी है वहां प्रॉमिसरी नोट आउट है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बोलता है कि मैं बी के साथ भी रहने को तैयार हूं, ओ के साथ भी रहने को तैयार हूं, टी के साथ रहने को भी तैयार हूं, डी के साथ रहने को भी तैयार हूं, लेकिन बी और डी एक साथ हो तो नहीं रहूंगा मैं। अब आगे समझ में? बहुत बढ़िया। लेजेंड क्या है? ओ ऑर्डर, टी टाइम, डी फॉर बेरर एंड डी फॉर डिमांड। शार्प एकदम। अच्छा, ये जो चेक है, आजकल तो बाहर आउट स्टेशन में पेमेंट करना हो तो एनईएफटी आरटीजीएस हो जाते हैं, यूपीआई से ट्रांसफर हो जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं पेमेंट करने के, फंड ट्रांसफर। लेकिन पहले इंदौर से बेंगलोर चेक से पेमेंट करना हो तो 1881 में तो कोई सिस्टम ही नहीं था। ठीक। लेकिन बीच के कुछ वर्षों में, कुछ साल पहले जब एनईएफटी और ऑनलाइन इंटरनेट नहीं आया था, तो एक चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चलता था। क्या चलता था? चेक। तो आपके पास जो चेक है उसको जाके स्कैन करवा लो बैंक में, तो वो जो स्कैन इमेज आ जाती थी उस चेक की, वो स्कैन इमेज को बोलते थे चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या बोलते थे? चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला चेक होता था, फिर ये वाला चेक, एक सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होती है। वो आईटी वालों का काम है, अपना नहीं, अपने को सिर्फ नाम याद करना है। सिस्टम का नाम है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। आईटी एक्ट 2000 का मुद्दा है ये, जिसके तहत आपकी डिजिटल सिग्नेचर बनती है। और वो डिजिटल सिग्नेचर से, वो ऑनलाइन सिग्नेचर, डिजिटल मतलब ये नहीं कि ये डिजिटल बोर्ड है मेरे पास और इस पर मैंने साइन कर दी तो डिजिटल साइन होगी। नहीं 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 नहीं, वो पासवर्ड रहता है, एक वो एक टोकन लगाते हो और एक पासवर्ड डालना रहता है, तो अपने आप वो डिजिटल साइन हो जाती है। सरकार बना के देती है, अथॉरिटीज बना के देती है। तो डिजिटल सिग्नेचर से अब ये चेक चाहो चाहे जिसको आप क्या कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। तो फिर वो जो हार्ड कॉपी उसका क्या होगा? बोले हार्ड कॉपी को बैंक रख लेगा अपने पास, और उस हार्ड कॉपी को बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। क्या बोलते हैं उसको? ट्रंकेटेड चेक। मतलब ये अब इनफर्टाइल हो गया, अब ये चेक नेगोशिएट नहीं होगा, क्योंकि इस चेक की क्या नेगोशिएट हो रही है? सॉफ्ट कॉपी नेगोशिएट हो रही है। रिकॉर्डिंग चालू। सॉफ्ट कॉपी नेगोशिएट। अब पता चले कि मैं जो हार्ड कॉपी फिजिकल चेक है रामलाल को एंडोर्स कर दूं, तो जो सॉफ्ट कॉपी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये घनश्याम दास को एंडोर्स कर लो, तो एक ही चेक का पेमेंट दो अलग अलग जगह कॉन्ट्रोवर्शियल और कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा? तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक इमेज निकाल ली है, तो उसकी जो फिजिकल इमेज, फिजिकल चेक जो है ओरिजिनल हार्ड कॉपी, वो बैंक रख लेगा, इनफर्टाइल कर देगा उसको, और अब इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्या करेगी, उसकी नेगोशिएबल है, इंडोर्स हो जाएगी। तो वो जो हार्ड कॉपी को अपने पास रख के इनफर्टाइल कर देता है, इनफर्टाइल मतलब उसकी फर्टिलिटी खत्म कर देता है, मतलब उसका कामकाज के योग्य रहने नहीं देता उसको, इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। और जो चेक बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, उसको बोलते हैं चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आया क्या समझ? एकदम आसान। हाँ बोलो। अब तो क्या, अब सिस्टम सब बंद हो गए, ऑब्सोलीट हो गया ये प्रोविजन, आउट ऑफ डेट है ये। अब तो सारे पेमेंट सीधे सीधे हो जाते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन। लेकिन कोर्स में लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो उसकी जो फर्दर फिजिकल डिलीवरी वो क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। किसकी? ट्रंकेटेड चेक की। और सब्सटीट्यूट कर देते हैं किससे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से। अब उसकी होगी। ठीक। इसके अलावा क्लियरिंग हाउस होता है बैंक में। क्लियरिंग हाउस वो जगह होती है जहाँ पे सब बैंकों के चेक क्लियर होते हैं। बैंक आपस में बैठ के जहाँ पे हिसाब कर लेते हैं कि तुम्हारे यहाँ के 10 चेक है इतने के, बोले तुम्हारे यहाँ के क्लाइंट्स के इतने चेक है, 20 लाख के, 10 लाख के, सॉरी। तो एक काम करो, चेक की अदला बदली कर लो,
और जो भी हिसाब किताब है बैंक आपस में कर लेंगे, फिर अपने अपने क्लाइंट के खाते में पैसे डाल देंगे। तो वो जो जगह होती थी जिसको बोलते थे क्लियरिंग हाउस। ये क्लियरिंग हाउस कौन मैनेज करता है? आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस में आप जानते हो तो क्लियरिंग हाउस संभालता है। ठीक, ये चेक का स्पेसिमेन है। चेक में कितनी पार्टीज होती हैं? 3। ड्रॉअर जिसका बैंक खाता है, जिसके खाते में पैसे पड़े हैं। ड्रॉई, ड्रॉई हमेशा बैंक होता है। और पेई जिसके नाम पे चेक लिखा है। बहुत आसान। अब डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब मैं कराते चला हूँ। डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। और चेक के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? सारे जो बिल ऑफ एक्सचेंज के वो सारे चेक में भी, क्योंकि चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बोली थी लाइन हमेशा, चेक किसका प्रकार है? बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक प्रकार है। लेकिन अंतर इतना है कि चेक हमेशा किस पे ड्रॉ होता है? स्पेसिफिक बैंकर पे ड्रॉ होता है। ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ये कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। चेक की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। अब कितने पेज हो गए हमारे? 6 हो गए। और बचे कितने? नहीं, फिर भी 1 2 3 4 5 6। चल, चलो ये भी कर देते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बेरर इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? जिसका पेमेंट जो जो धारण करके लाया है, जो हाथ में इंस्ट्रूमेंट लाया है उसको कर देंगे। जो हाथ में इंस्ट्रूमेंट लाया है उसको पेमेंट कर देंगे, उसको बोलते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जो लाया है उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए और उसके पहले वाली पार्टी के उसके नाम के नीचे साइन होनी चाहिए। मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन यानी ट्रांसफर कैसे होता है? इंडोर्समेंट यानी कि आपका नाम लिख के साइन किया हो अगले ने, प्लस आपको क्या किया हो? डिलीवर भी किया। इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। जबकि बेरर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन कैसे होता है? मियर मीन्स सिर्फ डिलीवरी, सिर्फ डिलीवर कर देने मात्र से इसका क्या हो जाता है? नेगोशिएशन हो जाता है। तो इसका पेमेंट किसको होगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट का। जो ले आया, जो हाथ में ले आया, क्योंकि अगर हाथ में लाया है तो लेके तो समझ जाओ कि तेरे को ही सामने वाले ने दिया होगा, नेगोशिएट किया होगा। होल्डर इसकी सिर्फ हाथ में चाहिए और उसको पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का जो हाथ में लेके आ जाएगा उसको पेमेंट नहीं होगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि उसका नाम लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट पे, उसके नाम की साइन है, इंडोर्समेंट है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। राज ने बिल ड्रॉ किया सिमरन पे, जिसका पेमेंट होगा बाबूजी को। जल्दी बताओ बाबूजी कौन? राज ने सिमरन को बोला है बाबूजी को पेमेंट कर देना। जल्दी बोलो, बाबूजी कौन? पे, बाबूजी पे। और इस पे लिखा है पे टू बाबूजी और ऑर्डर। अब बताओ ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बेरर है? ऑर्डर है। तो बाबूजी ने ये छोटी के हाथ में दे दिया इंस्ट्रूमेंट, जा बेटा तू पेमेंट ले लेना सिमरन से। क्या छोटी इसकी होल्डर बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि आगे ऑर्डर लिखा है ना, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आपका नाम लिखा होना चाहिए, जिसको भी पे ही बनना है उसको। तो अब पीछे की साइड बाबूजी को क्या करना पड़ेगा ताकि छोटी इसको अधिकार पाए? तो लिखना पड़ेगा पे टू छोटी और नीचे साइन बाबूजी को करनी पड़ेगी। हाँ, अब छोटी इस इंस्ट्रूमेंट की क्या बन गई? होल्डर। अब निगोशिएशन हुआ छोटी के नाम पे कि इंडोर्समेंट भी किया छोटे के नाम पे बाबूजी ने और अपनी साइन की, और छोटी को वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर भी किया। अब बनी छोटी। लेकिन यही अगर लिखा होता आगे इसके ऊपर पे टू बाबूजी और बेरर, और अब अगर बाबूजी इंस्ट्रूमेंट जिसमें बाबूजी का राइट है पैसा लेने का, वो सिर्फ छोटी को हाथ में दे दे इंस्ट्रूमेंट के लिए, जा बेटा तू ले लेना, तो क्या छोटी को नेगोशिएट हो गया और छोटी होल्डर बन गई, उसकी वैलिड होल्डर? हाँ बन गई। इससे क्लियर नहीं कर सकता मैं वापस से। आती थी क्लास में, मेन क्लास में भी अच्छे से समझाया था, अगर लगे हाथ वापस समझा दो। आया कि नहीं आया बताओ अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? ऑर्डर होता है? नहीं, वो तो बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर और ये ऑर्डर अलग है। बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में एक आदेश होता है, वो ऑर्डर अलग है। और कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर या बेरर होगा, वो वाला ऑर्डर अलग। ऑर्डर मतलब किस व्यक्ति को पेमेंट होगा, सिर्फ हाथ में है जिसके या जिसका नाम लिखा हो उसके, वो वाला ऑर्डर। जिसका नाम लिखा उसको पेमेंट होगा, ये वो वाला ऑर्डर है। और बेरर मतलब जो लेके आ गया उसको पेमेंट कर। टाइम और डिमांड किसको बोलते हैं? बोलो जिसका पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होगा, ड्यू डेट प्लस थर्ड डे ऑफ मेच्योरिटी, उसको टाइम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और डिमांड इंस्ट्रूमेंट जिसका पेमेंट जब मांग लो तब हो जाए। देखो अगर उस पर लिखा हो एट साइट, एट प्रेजेंटमेंट, ऑन डिमांड, तो समझ लो जब दिखा देगा, जब प्रस्तुत कर देगा, जब मांग लेगा तब पेमेंट करना पड़ेगा। तो समझ जाओ ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डिमांड। लेकिन अगर उस पर लिखा है आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर साइट,
देखो एट साइट और आफ्टर साइट में अंतर है। एट साइट मतलब एट जब दिखा दोगे साइट यानी नजर के सामने जब दिखा दोगे तब पेमेंट कर देंगे, ये एट साइट है। और आफ्टर साइट मतलब कि आई विल पे यू ₹10,000 15 डेज आफ्टर साइट, मतलब जिस दिन तू नजर में लाएगा मेरी आंखों के सामने उसके 15 दिन बाद करूंगा। तो इसमें तो टाइम पीरियड है ना। फिर एट और आफ्टर में प्रीपोजिशन का अंतर है पर खेल बदल जाएगा। बोलो हाँ ठीक। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो समझ जाओ वो इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट। और टाइम इंस्ट्रूमेंट है मतलब मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट क्या है? ड्यू डेट प्लस थर्ड डे ऑफ ग्रेस। थर्ड डे ऑफ ग्रेस अगर हॉलीडे हो, पब्लिक हॉलीडे पहले से पता हो तो सेकंड डे, और अचानक से घोषित हुआ हो तो नेक्स्ट डे। पहले से मालूम है बात सबको? बहुत बढ़िया। अब अगला है इनलैंड और फॉरेन। बहुत आसान है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉन इन इंडिया है एंड पेएबल इन इंडिया है, अथवा ड्रॉन इन इंडिया है और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। देखो ड्रॉन इन इंडिया तो कंपलसरी है। कहां बना हो वो? ड्रॉन इन इंडिया। और प्लस एक और कंडीशन है कि वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को पेएबल हो तो भी चलेगा, अथवा ड्रॉन इन इंडिया हो लेकिन प्लस पेएबल इन इंडिया हो। एक मिनट खत्म करने बस। पेएबल इन इंडिया हो तो भी चलेगा। अब यहां पर अगर ये पेएबल आउटसाइड इंडिया भी हुआ तो चलेगा, कम से कम ये दो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। और यहाँ पर अगर ये PROI को भी हो रहा हो, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो भी चलेगा क्योंकि कम से कम ये दो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। इसका मतलब अगर ड्रॉन इन इंडिया ना हो तो फॉरेन, ड्रॉन इन इंडिया ना हो तो फॉरेन, या फिर ड्रॉन इन इंडिया तो हो लेकिन न PRI को हो रहा है और न पेएबल इन इंडिया हो तो भी फॉरेन। और अगर ड्रॉन इन इंडिया भी नहीं हो और PRI को भी नहीं हो रहा हो, या ड्रॉन इन इंडिया भी नहीं हो और पेएबल इन इंडिया भी नहीं हो तो भी फॉरेन। अब है ना एकदम शार्प? बहुत बढ़िया। तो अभी एग्जाम्पल पढ़ना आप अच्छे से, फिर कल अपन लाइबिलिटी ऑफ मेकर या ड्रॉर ऑफ फॉरेन बिल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, अच्छे से समझाया था क्लास में पूरी डिटेल में। ये रिफ्रेशर है, रिकॉलिंग चल रही है आपकी बढ़िया अच्छे से पूरी। जहां लगी डाउट में हुई हमेशा आपके साथ। अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।